हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनआरजे अड्डा 07 में। इससे पहले हमने दीपदान पढ़ा था जो कि एकांकी ही थी और उससे पहले हमने चंद्रगुप्त पढ़ा था। तो लगभग हमने आधा सिलेबस जो है कंप्लीट कर लिया है। बाकी की सिलेबस जो है जल्दी आ जाएंगी। आज हम पढ़ेंगे एकांकी रीढ़ की हड्डी डॉक्टर जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं राइटर के बारे में। डॉक्टर जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 16 जुलाई 1917 में खुर्जा शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा खुर्जा में हुई थी तथा इलाहाबाद और प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। प्रयाग विश्वविद्यालय की शैक्षिक वातावरण और प्रयाग के साहित्यिक संस्कारों ने इनके व्यक्तित्व निर्माण में बहुत योगदान दिया। सन 1939 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विषय में एमए किया और 1941 में इंडियन सिविल सर्विस में भी ये चुने गए थे। इनका उद्देश्य एकांकी नाटक के माध्यम से राष्ट्रीय भावना को जागृत करना, संघर्ष कर्मशील मानव के द्वंद्व का चित्रण करना, प्राचीन नवीन सभ्यता का अंकन तथा सामाजिक विसंगतियों पर कुठाराघात करना है। नाट्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जगदीश चंद्र माथुर को कालिदास पुरस्कार और बिहार राष्ट्रभाषा पुरस्कार प्रदान किया गया तथा विद्या वारिधि की उपाधि से विभूषित किया गया। माथुर जी का निधन 14 मई 1978 को हुआ। हिंदी भाषा के लेखकों में और नाटककारों में माथुर जी का नाम क्या है? अग्रमण्य है। देखिए, हम डायरेक्ट एकांकी की समीक्षा पढ़ेंगे क्योंकि इससे पहले एकांकी की कला भी आएगी। तो कला में मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसमें कथा वस्तु लिखेंगे। अगर आपको कथा वस्तु पता है तो आप कथा वस्तु लिखेंगे। पात्र एवं चरित्र चित्र लिखेंगे। संवाद या कथोपकथन यानी कि क्या क्या बातें हुई हैं वो लिखना है। फिर अभिनेता और रंगमंच, कौन कौन सा अभिनेता है, रंगमंच कैसा है, उनके वेशभूषा हाव भाव कैसे थे, उसमें लिखना होता है। फिर आपका संकलन त्रय होता है यानी कि इसमें किस चीज़ को दिखाया गया है, क्या वातावरण है वो दिखाया गया, उसके बारे में आपको लिखना है। साथ ही आपको भाषा शैली भी और उद्देश्य क्या था इसका वो भी दिखाना है। तो हम डायरेक्ट रीढ़ की हड्डी का समीक्षा पढ़ेंगे, तभी इसमें ही आप क्या कर सकते हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आपको इसकी व्याख्या करनी है। डॉक्टर जगदीश चंद्र माथुर हिंदी साहित्य के विशिष्ट एकांकीकार हैं। इनके एकांकियों में अधिकांश विषय सामाजिक एवं ऐतिहासिक है। जीवन की यथार्थ संवेदना को चित्रित करने वाले जगदीश चंद्र माथुर उन साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी की लोकप्रियता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हिंदी में प्रसिद्ध नाटककार एकांकीकारों के रूप में माथुर जी का नाम उल्लेखनीय है। रीढ़ की हड्डी एकांकी लेखक ने भारतीय समाज में स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादिता मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा, स्त्रियों का विकास और उत्पन्न आत्मविश्वास पर साहस को दर्शाया है। रीढ़ की हड्डी एकांकी का कथासार क्या है? प्रस्तुत एकांकी रीढ़ की हड्डी श्री जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। इसमें इन्होंने लड़के और लड़की में भेदभाव करने वाले लोगों पर प्रहार किया है तथा दोनों को एक समान सामाजिक प्रतिष्ठा देने पर बल दिया है। यह एकांकी लड़की के विवाह की सामाजिक समस्या पर आधारित है। इसमें कुल 6 पात्र हैं। रामस्वरूप, उनका नौकर रतन, रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा, उनकी बेटी उमा, शंकर के पिता गोपाल प्रसाद तथा शंकर। पूरी एकांकी एक साधारण कमरे में संपन्न हुई है। एकांकी का प्रारंभ रामस्वरूप बाबू के घर में होने वाली साज सज्जा से होती है। उनकी बेटी उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर आने वाले हैं। रामस्वरूप और उनका नौकर रतन, उनकी पत्नी प्रेमा कमरे को सजाने में लगे हैं। तख्त पर दरी और चादर बिछाकर उस पर हारमोनियम रखा गया है। नाश्ता आदि की भी तैयारी की जा रही है। बीच बीच में रामस्वरूप अपने नौकर पर झुंझलाता भी है। तभी वहाँ प्रेमा आती है और बताती है कि उनकी बेटी उमा को जब से लड़के वालों के आने की बात पता चली है तब से मुंह फुलाई पड़ी है। रामस्वरूप अपनी पत्नी से कहते हैं कि वह उमा को जैसे तैसे समझाकर तैयार कर दे। वह कहते हैं कि जैसे तैसे तो वो लोग मान गए हैं, अब मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। साथ ही वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि लड़के वालों के सामने उमा की उच्च शिक्षा की बात नहीं बतानी है। वे कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं, अतः वे उमा को मैट्रिक तक ही पढ़ा लिखा बताएंगे। उसी समय लड़के वालों का आगमन होता है। बाबू गोपाल प्रसाद पढ़े लिखे हैं और पेशे से वकील हैं। उनका बेटा शंकर भी बीएससी के बाद लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। उसकी कमर झुकी हुई है। रामस्वरूप अतिथियों की आवभगत करते हैं और आत्म प्रशंसा करते हुए अपने आप को महान साबित करते हैं। कुछ देर बाद गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस कहकर विवाह की बात छेड़ते हैं। वह शादी विवाह को एक बिजनेस मानते हैं। रामस्वरूप उमा को बुलाने के लिए जाते हैं।
तभी पीछे से गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर से कहते हैं कि आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत बुरी नहीं लगती है, पर यह तो पता चले कि लड़की कैसी है। वह अपने बेटे को झुककर बैठने पर डांटते हैं। रामस्वरूप दोनों को नाश्ता कराते हैं। कुछ इधर उधर की बातों के बाद गोपाल प्रसाद स्पष्ट कहते हैं कि उन्हें कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। उनका मानना है कि लड़कियों को अधिक पढ़ाना बेकार है। पढ़ाना और धन कमाकर लाना पुरुषों का काम है। स्त्रियों का तो कार्य केवल घर गृहस्थी संभालना है। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त करना केवल लड़कों का अधिकार है, लड़कियों का नहीं। उनका बेटा शंकर भी उनकी इस विचारधारा का समर्थन करता है। कुछ देर बाद रामस्वरूप अपनी बेटी उमा को आवाज़ लगाते हैं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा अत्यंत सादे कपड़ों में आती है। उसकी आंखों पर लगे चश्मे को देखते ही गोपाल प्रसाद और शंकर चौंक जाते हैं। रामस्वरूप बताते हैं कि कुछ दिन पहले आंखों में परेशानी से वह चश्मा लगा रही है। गोपाल प्रसाद उसे गाने बजाने के विषय में पूछते हैं। रामस्वरूप भी उमा को गाने के लिए कहते हैं। उमा सितार उठाकर मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई गाने लगती है। वह गीत में इतना खो जाती है कि जैसे वह चेहरा ऊपर उठाती है, शंकर को देखती है। शंकर को देखते ही गाना बंद कर देती है। फिर गोपाल प्रसाद उससे पेंटिंग, सिलाई और अन्य सवाल पूछते हैं, किंतु उमा कोई जवाब नहीं देती। गोपाल प्रसाद उसे बोलने को कहते हैं। रामस्वरूप भी अपनी बेटी को जवाब देने के लिए कहते हैं। तरह तरह के सवालों से अपमानित हुई उमा कहती है कि लड़कियां निर्जीव वस्तुएं या बेबस जानवर नहीं होती हैं, उनका भी मान सम्मान होता है। इस प्रकार से तरह तरह के सवाल पूछकर उन्हें अपमानित करना उचित नहीं है। गोपाल प्रसाद जाने के लिए उठते हैं, तब उमा उन्हें बताती है कि जिस लड़के के लिए वे सर्वगुण संपन्न लड़की चाहते हैं, उनका वही लड़का लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द ताक झाँक करता हुआ कई बार पकड़ा जा चुका है। गोपाल प्रसाद को जैसे ही पता चलता है कि उमा पढ़ी लिखी है, लड़की है, वे रामस्वरूप से कहते हैं कि उन्होंने उनके साथ धोखा किया है। वे कहकर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। तब उमा कहती है, जाइए, घर जाकर यह जरूर पता लगा लेना कि आपकी लाडली बेटी की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी और गुस्सा तथा शंकर के चेहरे पर रुआसापन आ जाता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। रामस्वरूप वहीं कुर्सी पर धम्म से बैठ जाता है। उमा रोने लगती है। घबराई हुई प्रेमा वहाँ आती है। तभी उनका नौकर रतन भी वहाँ आ जाता है। वह मेहमानों के लिए मक्खन लेने गया हुआ था। सभी रतन की ओर देखते हैं और यह एकांकी का समापन हो जाता है। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रतिपाद, ताकि आपको जो कहानी है वो और भी अच्छे से कहानी के बारे में पता चल पाए। डॉक्टर जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित एकांकी में दहेज आदि की कुप्रथाओं के कारण समाज में शिक्षित सुशील कन्याओं का विवाह एक समस्या बना हुआ है, जिसके कारण लड़कियों के माता पिता कन्या जन्म के समय उन्हें ही भार समझने लगते हैं। लड़की वालों का अहंकार देखते ही बनता है। लड़का चाहे कितना भी दुर्गुणों से युक्त क्यों ना हो, किंतु लड़की उन्हें सद्गुणी चाहिए। प्रस्तुत एकांकी में एकांकिका ने इसी समस्या को उठाया है। पहला है लड़की देखने वाले लोगों की तैयारी। उमा साधारण स्थिति की बाबू रामस्वरूप पुत्री है जो उच्च शिक्षित है। उसके विवाह योग्य हो जाने पर बाबू रामस्वरूप उसके विवाह हेतु चिंतित हैं। लड़की देखने के लिए लड़के शंकर के पिता अपने बेटे के साथ आने वाले हैं, जिसके लिए वह कमरे को सजाकर तैयार कर देते हैं। उनके स्वागत की यथाशक्ति सभी तैयारी करते हैं। दावत में केवल मक्खन की कमी है, जिसे लाने के लिए वह अपने नौकर रतन को बाजार भेज देते हैं। बाबू रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से उमा को तैयार करने के लिए कहते हैं, जिससे वह लड़के वालों के सामने सलीके से जाए। शंकर के पिता का उमा को देखने आना। शंकर अपने पिता गोपाल प्रसाद के साथ उमा को देखने आता है। बाबू रामस्वरूप आवश्यक शिष्टाचार पूर्वक उनका स्वागत करते हैं। बातचीत के दौरान रामस्वरूप शंकर से उसकी शिक्षा के संबंध में पूछते हैं। शंकर कहता है कि पढ़ाई पूरी करने में 2 साल बाकी है, किंतु 2 साल का मार्जिन भी चाहिए, वह फेल भी तो हो सकता है। नाश्ता करने के पश्चात बाबू गोपाल प्रसाद उमा की पढ़ाई के विषय में पूछते हुए कहते हैं कि उन्हें अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए। उसके बाद रामस्वरूप उमा को बुलाते हैं। उमा का आगमन। उमा तथा तार्किक अभिव्यक्ति। उमा सादे वस्त्र पहनकर पान लेकर आती है। उमा की आंखों पर चश्मा देखकर बाप बेटे चौंकते हैं। बाबू रामस्वरूप कहते हैं कि पिछले माह आंख दुखने के कारण कुछ समय के लिए चश्मा लगाना पड़ेगा। गोपाल प्रसाद के कहने पर उमा तख्त पर बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद कुछ सवाल पूछते हैं, फिर गाने के लिए कहते हैं। उमा मीरा का भजन गाती है। इसके बाद गोपाल प्रसाद उसे सिलाई कढ़ाई इत्यादि के बाद संबंध में भी प्रश्न पूछते हैं। उमा को यह मोल भाव अच्छा नहीं लगता। वह उत्तर नहीं देती। उमा शंकर को देखते ही पहचान लेती है।
और विवाह के लिए इनकार कर देती है। उमा के चुप रहने पर उसके पिता उसे जवाब देने को कहते हैं तो उमा दृढ़ता के साथ कहती है, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखाता है। पसंद आए तो अच्छा, वरना कोई बात नहीं। पिता से यह कहकर उमा गोपाल प्रसाद और शंकर को सुनाती हुई कहती है कि अब मुझे कहने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए, क्या लड़कियों के दिल नहीं होते? क्या उनको चोट नहीं लगती? क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई देखभाल कर खरीदेगा? बाबू गोपाल प्रसाद उमा की तीखी खरी बातों से तिलमिला उठते हैं। वे उमा के पिता से कहते हैं कि मुझे अपमानित करने के लिए बुलाया है। इस पर उमा और ज़्यादा निश्चयात्मक से कहती है कि जी हाँ, हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। गोपाल प्रसाद को भी पता चला कि उमा बीए पास है। वे गुस्से से उठकर खड़े हो जाते हैं और उमा के पिता से कहते हैं कि उन्हें लड़की को मैट्रिक पास बताकर धोखा दिया है। इतना कहकर वे शंकर से चलने को कहते हैं। उमा उन पर व्यंग करते हुए कहती है, जी हाँ जाइए, लेकिन यह जाकर पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, अर्थात बैकबोन। गोपाल प्रसाद बेबसी बस में क्रोध में आकर चले जाते हैं। उमा की करारी बातों के प्रहार से घायल होकर शंकर भी उतरा चेहरा लेकर चला जाता है। उमा की सिसकियाँ बन जाती है और उसी समय नौकर रतन मक्खन लेकर आता है। यही कथानक समाप्त हो जाता है। एकांकी रूढ़िवादी प्रथा पर आधारित जिसे एकांकीकार द्वारा नाटकीय रूप से प्रस्तुत किया गया है। एकांकी का प्रतिपाद रोचक, हृदय स्पर्शी, लड़की के पिता की बेबसी का प्रदर्शन तथा स्थान स्थान पर बेचारगी का भाव प्रदर्शित हुआ है। एकांकी सामाजिक व्यंग्य से परिपूर्ण है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट एकांकी जल्दी लेकर आऊँगी। धन्यवाद।